शुरुआत करूंगा उमाकांत सर आपसे। ये जो हाल चल जी। रहा है इस पवित्र काम को लेकर कि जिसको लेकर तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, आज कुछ और नए मसले सामने आए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। क्यों हो रहा है ये विवाद और कहां तक बचा जा सकता था इसके ऊपर? ये बेसिकली देखिए कि आपने जो शुरुआत में बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति भारत में तो नहीं है कि जो भगवान राम के खिलाफ है। हम तो छोटे छोटे अपने गांव में होते थे तो हम भी रामलीलाएं खेलते थे, और रामलीला खेलते खेलते और देखते देखते हम लोग, मुझे लग रहा है सारे लोग रामलीला देखते देखते बड़े हुए हैं। तो राम में आस्था का प्रश्न तो जो जो पूरा हिंदू समाज है, और हिंदू और राम तो सबके थे उसमें, चाहे हिंदू और राम की कोई कोई ऐसा नहीं था, कोई हिंदू उस समय हिंदू समाज का कोई प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, कोई उदय भी नहीं हुआ था कि हिंदू समाज, क्योंकि राम राज्य का मतलब होता है कि राम राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी धर्म का है, किसी मत को मानने वाला है, वो सब राम राज्य का हिस्सा है। तो राम तो जैसे कहा जाता है कि राम तो कण कण में बसे हुए हैं, पूरी सृष्टि के कण कण में राम है। तो सवाल वो राम के प्रति आस्था में, राम के प्रति जो जिसको कहते हैं कि एक किस्म से आराध्य देवता राम के रूप में जाने जाते हैं सबके, तो उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये शुरू हुआ कि जब भारत की राजनीति में आज से 31 साल पहले भगवान राम को राजनीति की बैतरणी पार करने के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला इस ढंग से शुरू हुआ कि आज जो राम मंदिर बनाने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं अपनाई गई, 30 साल तक इस देश में दूसरा कोई काम ही नहीं था। राम मंदिर के इर्द गिर्द 30 साल तक इस देश की पूरी राजनीति भटकती रही, घूमती रही, परिक्रमा करती रही। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, राम मंदिर के नाम पर अभी जो चीजें 4 दिन पहले सामने आई है वो बहुत ही जघन्य है। और इस पर एक ही चीज है कि जिन जिन लोगों ने जो जो लोग राम को मानते हैं उन सबका एक ही प्रश्न है कि आपको पारदर्शिता से आपने पूरे पूरे जो प्रक्रिया है चंदा वसूली की और वहां जमीनों के खरीद की फरोख्त की, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो उस पारदर्शिता ना होने के कारण लोगों की आस्थाओं में बड़ी ठेस पहुंची है, बड़ी चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान इसमें मैं देख रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कुनबा जोड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री जी पिछले साल राम मंदिर के उद्घाटन के लिए गए और वो एकमात्र एक किस्म से उन्होंने पूजा की, और तमाम तरह के जो भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो सकता था वहां पर वो हुआ, बड़े भव्यता से हुआ। और उसके बाद अब ये 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ही उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात में ये होने वाला था कि हमने उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो वादा किया था वो हमने करके दिखा दिया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है इससे, और संघ परिवार के लोगों को जो झटका लगा है, उस झटके से ये बात बहुत स्पष्ट आई है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है तो लोग उससे हिसाब मांगेंगे। भाई साहब ये बताइए कि आप राम मंदिर के नाम पर वोट आपको हम 30 साल से दे रहे हैं, आप ये बताइए कि जमीन जो है, ये जो 2 घंटे के अंदर जो 2 करोड़ की जो जमीन है वो जो है 16-17 करोड़ कैसे पहुंच गई? तो लोग हिसाब तो मांगेंगे और इनको हिसाब देना पड़ेगा। तो अब उसके लिपापोती से काम नहीं चलेगा। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम को भुनाने की, राम को कैपिटलाइज करने की में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जैसे जैसे भारत की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन का आगे बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी ढंग से आगे बढ़ती चली गई। मुझे याद है मैं 88 में सर्दियों में लाल कृष्ण आडवाणी साहब से पार्लियामेंट के जो दफ्तर है बीजेपी का वहां मिला था। उस समय उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 88 में, लोकसभा में 2 एमपी थे संसद में। आज जो है उनके 303 एमपी हो चुके हैं पिछली जो लोकसभा थी। और उसके बाद देखिए सैने सैने जिस तरह से मंदिर का आंदोलन चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभाव क्षेत्र बढ़ता रहा, चाहे वो मिलके चुनाव लड़ी हो या अकेले चुनाव लड़ी हो। तो 1984 में 2 एमपी जिस पार्टी के थे, उसके 1989 में 85 एमपी हो गए। 1991 में उनके 120 एमपी हो गए।
और 1996 में उनके 161 एमपी हो गए। उसके बाद ये जो सिलसिला चलता रहा और ये आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि 303 एमपी हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था राम मंदिर के पीछे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का, राजनीति को चमकाने का, हिंदू समाज को एकजुट करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बखूबी समझ गई थी कि भारतीय समाज में जो जो विविधताएं हैं, जो जो असमानताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, उस विषमता से हिंदू समाज उनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि हिंदू समाज में वो अपनी पैठ नहीं बना पाए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, निषाद जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते ही नहीं थे। तो जो गंगा के किनारे जो मछुआरा समुदाय था, उन समुदाय को बीजेपी ने ये अपने संगठन के जरिए समझाने की कोशिश की कि जब राम जी जब गए वनवास गए तो आप ही लोगों ने, निषादों ने तो उनको पार कराई थी। तो तमाम तरह की जो चीजें थी वो चीजें तो भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने जो एक कुनबा जोड़ा, एक राजनीति का एक किस्म से चरम सीमा भारतीय जनता पार्टी प्राप्त की। लेकिन उसका जो हस्र होने जा रहा है, वो जो हस्र अभी जो ये घोटाला सामने आया है जमीन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जांच कराएं न कराएं, सवाल तो ये है कि जांच आप कराएंगे भी तो निश्चित रूप से जो लोग जांच करने से पहले ही आप लोग लिपापोती पे लग गए हैं, तो जांच कौन कराएगा? केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है वो आपके कंट्रोल में काम करता है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां उनकी विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी है। आज आप अगर ये कहते हैं कि आप जांच कराइए, तो जांच आप किससे कराएंगे? जो जांच एजेंसियां तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से भूमिकाएं निभाई, कोर्ट जिस तरह से भूमिकाएं निभा रहे हैं कुछ अपवादों को छोड़ करके, वो उस सब से ये पता लगता है कि राम के नाम पर जो भी चीजें हो रही हैं और जो उसका भारतीय समाज के लिए उसका अच्छा संदेश नहीं गया, इस घोटाला जो सामने आया है जमीन का। तो यही मेरा फिलहाल कहना है। बाकी जी उमाकांत जी, बहुत जबरदस्त टेक्निकल बात कही है राजेश जी ने। और जो आज चंपत राय जी ने, मुझे लगता है कभी कभी आदमी एक गलती करता है, फिर एक गलती के बाद वो दूसरी गलती करता चला जाता है। एक टेक्निकल गलती बहुत बड़ी चंपत राय जी ये कर गए। चंपत राय जी ने फिर दूसरा बयान जारी किया और कहा कि हमने तो जो बाजार का रेट है उससे कम में जमीन खरीदी है, 18.5 करोड़ में खरीदी है, और हमने यानी रजिस्ट्री 18.5 करोड़ में की है और टैक्स भी 18.5 करोड़ में दिया है। स्टाम्प एक्ट के हिसाब से दो तरह से रजिस्ट्री का स्टाम्प दिया जा सकता है। पहला डीएम का सर्किल रेट और दूसरा वास्तविक बाजार मूल्य। उसमें जो ज्यादा होता है स्टाम्प उसमें दिया जाता है। चंपत राय जी ने अपने मुंह से कबूल किया है कि बाजार रेट से कम में हमने खरीदी है। तो ये तो बिल्कुल अपराध हो गया, आपने बाजार रेट से कम खरीद के कर दिया। देखिए, और दूसरी बात उमाकांत जी, ये एक चीज और पूछना चाहूंगा, दो बातों का जवाब चाहूंगा। पहली बात ये, और दूसरी बात, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बड़े पॉश इलाके में आज संजय सिंह के घर के बाहर हंगामा हुआ, कालिक फेंकी गई और संजय सिंह ने कहा कि मेरी हत्या भी करा दो, तब भी मैं चंदे का हिसाब लेके रहूंगा। तो इन दोनों विषय पे उमाकांत जी आप जी देखिए चंपत राय एक धार्मिक कार्यकर्ता हैं और मैंने एक दो बार उनके दर्शन बहुत पहले किए थे, 20-25 साल पहले। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि चंपत राय की जगह भाई, इतनी बड़ी सरकार है, उसके बाद सरकारी अमला है जो जमीन के, लैंड के लॉज को जानते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ क्या है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राम मंदिर का ट्रस्ट हो या हमारे शरद प्रधान जी का ट्रस्ट हो या उमाकांत जी को या राजेश बादल साहब को या आपका। तो क्या वो नियम सारे उत्तर प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग लॉ है क्या उस सब पर लागू होता है, या स्पेशल वो चंपत राय के लिए कोई अलग कानून भारत के उत्तर प्रदेश का बना हुआ है कि उनके लिए अलग कानून है और बाकी जनता के लिए अलग कानून है? आप जो जमीन को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी है अपने विस्तार में, तो सारा जमीन का ही तो झगड़ा था और क्या था। 30 साल से जो रामलीला हो रही थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो क्या झगड़ा था? जमीन के स्वामित्व का झगड़ा था और अब जमीन की खरीद फरोख्त का मामला है। तो जब तक आप कह रहे थे क्या जमीन जो है क्या स्वामित्व किसका है, जमीन, तो ये जो जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए जो मसले हैं, ये इसके लिए चंपत राय चूंकि खुद उसमें अभियुक्त हैं, एज पर लॉ, एज पर कानून, अगर मैं पुलिस अधिकारी या पुलिस बीट कांस्टेबल होता तो उनको उठा करके थाने में ले जाता और वहां उनसे पूछताछ होती। लेकिन चूंकि वो एक ट्रस्ट के अधिकारी और सारा इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी का उनको संरक्षण प्राप्त है, यही काम उत्तर प्रदेश का कोई अयोध्या में कोई गली का कोई आदमी कर दे
तो उसको तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और कौन कौन से कानून शरद प्रधान जी ज्यादा जानते होंगे, तमाम तरह के कानून में ही अंदर कर देंगे और पता नहीं चलेगा कहाँ गया, कौन सी जेल में बंद है। तो मेरा ये कहने का, अगर आपने जमीनें दूसरों के इलीगल जमीनें ढाई है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है, माफिया की जमीनें ढाई है, गलत काम करने वालों की जमीनें ढाई है, किसी ने उनके समर्थन में कोई जुलूस निकाला कि आपने जो भी चीज जो जिसका कर्म रहा होगा उसने वो फल भुगतेगा उसका। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंपत राय जी अधिकृत व्यक्ति है? क्या वो लैंड लॉ के एक्सपर्ट हैं? वो जमीनी कानून के बारे में कुछ जानते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं? जो लैंड्स हैं, लैंड्स में किस तरह से जो सर्किल रेट होता है, क्या उसके विशेषज्ञ है? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी जमीनी विशेषज्ञ को, अपने किसी कमिश्नर को, जो लैंड कमिश्नर रहा हो या है वो होगा, या जुडिशरी में कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मुंह से आप ये बात बुलवाएं? वो तो चूंकि खुद एक पार्टी इसमें है और उनकी वो सफाई पे सफाई दे जा रहे हैं, और इस मामले में सफाई देने का मतलब कि जितनी आप सफाई देंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लिपापोती करने की कोशिश करेंगे, कि एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ आप बोलेंगे और वो झूठ आपके पकड़े जाएंगे, और फिर आप ऐसी तरह से घिरेंगे जैसे मकड़ी के जाल में, कि बाहर से निकलने का रास्ता कोई आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें आपको अगर ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से अगर आप काम नहीं लेंगे, तो ये जो राम मंदिर के नाम पर जो आप राजनीति करते हैं और अपना एजेंडा बनाते हैं, आप जो है अपने मैनिफेस्टो में रोजी रोटी रोजगार की केवल हवाई बातें करते हैं, जमीन पर आप उसका हिसाब किताब नहीं लेते, और तो लोग हिसाब किताब लेंगे, और जो पॉलिटिकल डिविडेंड, राजनीतिक डिविडेंड राम के नाम पर आपको मिला है, वो जनता उस डिविडेंड को खींच लेगी, वापस ले लेगी। और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब राम के नाम पर, कि हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, अगर इन्होंने क्लियरिटी नहीं की, जनता को बताया नहीं, तो ये दोबारा पब्लिक इनको, जैसे किसानों ने बोल दिया ना कि हम इनको घुसने नहीं देंगे गाँव में, तो राम के नाम पर जिन्होंने चंदा उंदा दिया है वो घेरेंगे इनको गली मोहल्ले में कि हमारा पैसा चंदा वापस करो। तो ये जो बचाव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ये उसकी मॉरल नैतिकता के लिए भी उनका सेटबैक है, सोशल ढंग से भी सेटबैक है, और धार्मिक रूप से तो है ही है। और जो जो मेरी खबरें में देख रहा हूँ कि जो राम मंदिर जो ट्रस्ट बना हुआ है, निर्माण ट्रस्ट बना हुआ है, वहां भी काफी गुत्थम गुत्था चल रही, वहां भी घमासान मच चुका है, क्योंकि जो काफी लोग उसमें ऑनेस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग सारे बदनाम हो रहे हैं इसमें। तो आप क्लियरिटी इसमें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि दिल्ली में जो हंगामा हुआ, देखिए दिल्ली में जो सरकार है, जो गृह मंत्रालय है, उसके कंट्रोल में दिल्ली गवर्नमेंट है। आप दिल्ली में संजय सिंह के घर पर, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, अगर उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, और आपने भी उनका इंटरव्यू किया, मैं ये मानता हूं कि इन लोगों से, जिस तरह की इनकी राजनीति है, और जिस तरह के जो अधिनायकवाद और घमंड और जिसको कहते हैं गरूर एक दिमाग में कि हम तो ये जो लोग आए हैं, चाहे वो जेएनयू में लोग घुस गए, तो इनसे इससे ज्यादा तो अपेक्षा की नहीं जा सकती ना, कि ये लोग कोई संजय सिंह को ये बोले कि साहब आपने देश हित में बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों को एक्सपोज किया, तो आपको कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी और संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, इनके इशारे पर, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कोई कांग्रेस के लोग नहीं गए हमला करने के लिए, समाजवादी पार्टी के या दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी, इनके लोग तो हमला करने नहीं गए। वो जो हमलावर रहे, हमला करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, चाहे वो एबीपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, जो है तो पूरी एक ही मस्जिद, एक ही कुनबा ना। तो मुझे लग रहा है कि ये हमला करने वाले, देखिए डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, खास तौर पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने घोटाले को उजागर किया। तो आप जो है, बजाय कि आप उन घोटालेबाजों को एक्सपोज करने के और उनको पकड़ने के, आप एक व्यक्ति जिसने वो उठाया, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे संविधान में जो व्याख्या की गई है और जो व्यवस्था की गई है, उसका धीरे सीधे तौर पर आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देना पड़ेगा कि आप इस तरह से किसी के बारे में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपसे उसके विचार नहीं मिलते, हमारे आम आदमी पार्टी से कोई विचार नहीं मिलते किसी पार्टी, तो ये है कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके घर पे आप दंगाबाजी करके उनको डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ये फितरत है, और ये तमाम तरह के, जो चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो देश का दूसरा हिस्सा हो, जो सवाल उठाता है, या जो इनके चापलूसी में शामिल नहीं है, चाहे मीडिया हो या मीडिया के बाहर हो, या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, या सामाजिक संगठन हो, जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है या तुमको एक्सपोज करता है,
ये उसके खिलाफ इसी तरह का बर्ताव करते हैं, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। तो ये जो चीजें हो रही है, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी की और बदनामी करा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस तरह से काम कर। उमाकांत जी, एक बहुत बड़ी बात जैसे राजेश जी ने कही, बात तो सही है कि ये चंदा जो है, और ये पहली बार नहीं है, आपने पिछली बार भी बताया कि पिछली बार जो चंदा हुआ था, जैसी उसके हिसाब की बात करो तो बहुत तेज मिर्ची लगती है। तो ये जो मिर्ची है ये लगती रहेगी। दूसरी बात, आपने जैसे पहली कहा कि सब संस्थाएं तो उनकी है, लेकिन बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति जी चीफ साहब फैसला देते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और तुरंत राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। जो ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पे लगी है? आपके कहने पर ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देश के सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की आशा है, जब संस्था को यकीन हो गया है संस्था काम नहीं करेगी, इतनी ताकतवर लोग हैं, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अपनी इज्जत भी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसने ट्रस्ट बनाया है, और इस देश के 125 करोड़ का भरोसा भी है, लोग 125 करोड़ लोगों का भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट सुमोटी ये एक्शन लेकर और अपनी निगरानी में कोई जांच के आदेश देगा? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम में पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी बहुत ज्यादा काम उनके पास आजकल है नहीं। वो भी अखबार पढ़ रहे होंगे, वो भी इस प्रक्रिया में, इस डिसीजन मेकिंग से जो कई सालों से वो लोग शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और रिटायर्ड जज। तो निश्चित रूप से कुछ सवाल, उनके नैतिकता का जो सवाल है, और जो उन्होंने जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने जब मंदिर बना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म से सुप्रीम जो मंदिर बन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में बन रहा है। हम तो अप्रत्यक्ष रूप से ये मानेंगे, और देश और समाज भी यही मान रहा है, और बीजेपी वाले अपनी डिफेंस में भी यही बातें करते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। क्योंकि अब ये उसकी क्या कहानी है, क्या प्रक्रिया हुई, उसके पीछे कौन से छद्म के खेल हुए, क्या हुआ, ये तो अलग चीज है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जो भाषण देती है पब्लिक में, और इनके नेता जो भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि मंदिर को हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया। तो निश्चित रूप से इस पूरे जो लैंड डीड्स हुई हैं, इसमें जो घोटाला और घपले की बातें हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे स्टेक पे है कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो सो मोटो ले, और निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट 2-4 दिन के अंदर सो मोटो अगर नहीं लेता, जो कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंदर आज की तारीख में कोई हिम्मत है, तो कोई ना कोई इस देश का समझदार व्यक्ति, या इस देश के इस घोटालों से चिंतित व्यक्ति, या कोई कानूनविद जरूर इस मामले में, मुझे लगता है कि एक पिटीशन जरूर दायर करेगा, ताकि ये कटघरे में खड़े किए जा सके। दूसरी बात क्या है कि ये जो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करे, तो मुझे लग रहा है कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एक केंद्र सरकार को इस पूरे घोटाले की, और जो जिसको कहते हैं वित्तीय भाषा में मनी ट्रेल, पैसा किनके खातों में आया, वो पैसा कितनी तारीख को कितना पैसा निकाला, और जब तक उनके खातों से पैसा जो निकाला गया है उन्होंने किन किन को बांटा, ये मनी ट्रेल, ये जांच का विषय है। तो ये जो घोटाले के जो तार हैं वो मनी ट्रेल से सीधे सीधे तौर पर लिंक्ड है, कि 17 करोड़ रुपए अगर कैश आपके खाते में आ गया, किसी इंडिविजुअल के खाते में आ गया, तो अगले दिन उसने 5 करोड़ रुपए निकाले, तो क्या 5 करोड़ कैश निकाला उसने? अगर कैश तो इतना नहीं निकाल सकते आप, एक नहीं निकाल, उसके भी नियम क्या बने हुए। तो आपने अगर चेक से दिया किसी को, निश्चित रूप से जो लोग इस तरह के अपने को, जिनको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि इतना बड़ा संवेदनशील राम मंदिर का मुद्दा है, वो उन्होंने जरूर इसकी इस तरह की गलतियां की होंगी कि जिसमें वो पकड़े जाएंगे। तो इसकी फोरेंसिक जांच, विधिवत फोरेंसिक जांच, क्योंकि ये जो जांच है ये कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता को या बजरंग दल के नेता को जांच नहीं दे सकते आप। इसकी कोई विधिवत कानून सम्मत जब तक जांच नहीं होगी, और जो देखिए इनके पास दूसरी है कि जो फोरेंसिक जांच होती है बड़ी साइंटिफिक ढंग से होती है, उसमें तो कई तरह की चीजें, टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है, उसमें साइबर एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होते हैं कि आप पैसा किनके खातों में कहा, कैसे, किस तरह से जारी किया। तो जो डिजिटल के जो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स है उनकी भी सेवाएं लेनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से इसके लिए सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई जैसी संस्था की सेवाएं तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सीबीआई के पास जो संसाधन मौजूद है और जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो दूसरी एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के पास नहीं है।
तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जरूरत है और तत्काल की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी में चूंकि आप हेरा फेरी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पासबुक में इतनी तारीख को अगर मार्च में पैसे आपके खातों में गए होंगे तो निश्चित रूप से आप उस पासबुक को बदल नहीं सकते, पासबुक की एंट्री को नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने तो एंट्री फटाफट करवा दी होंगी जिन्होंने भी करवा दी होंगी। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं होगा, इन लोगों के हित में है, इन लोगों के इंटरेस्ट में है, और ये जुडिशरी की भी इंटरेस्ट में, सर्वोच्च न्यायालय की इंटरेस्ट में है कि अगर वो अपनी जो साख है, क्रेडिबिलिटी जो कुछ बची हुई है थोड़ी बहुत, उसको अगर बचाए रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इसमें कदम उठाना पड़ेंगे। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी भी वक्त है कि वो अपने को कानून के हवाले करें और वो घमंड ना त्यागे, क्योंकि देखिए वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कि वक्त कब कैसा किसका आएगा। और ये जब तक जांच नहीं होगी तो जांच जब होगी और जांच में बाधाएं खड़ी करने वाले, चाहे वो बीजेपी बाधाएं खड़ी कर रहा है या उनके जो अनुवांशिक संगठन दूसरे हैं, जो जांच में बाधाएं खड़ी करेंगे वो अपना अहित करेंगे इसमें। और दूसरी बात यह है कि जांच का दायरा वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जांच का दायरा केवल ये पिछले 1 साल का नहीं होना चाहिए। जो जांच का जो दायरा होगा, वो जांच का दायरा अशोक सिंघल के टाइम पर जो पैसा विदेशों से आया है, वो सारा जांच के दायरे में जब तक नहीं आएगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जांच का दायरा, फॉरेंसिक जांच, हाई लेवल इंक्वायरी, और ये तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं और ट्रस्ट के लोग जो इस डील में शामिल हैं, वो तत्काल अपने को कानून के हवाले करे, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और आने वाले वक्त पर राम के नाम पर जो लूटपाट हो रही है, जो एक भ्रम लोगों को फैलाया जाता है, और इस राम के नाम पर इस देश में बड़ी विडंबना है कि 30 साल से कोई काम नहीं हो रहा है इस देश में। राम के अलावा राम मंदिर बन रहा है, आपको रोजगार नहीं मिला था हमारे बच्चों को, अरे कोई बात नहीं, पहले तो हिंदू बिखरे हुए हैं इसलिए आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये जो इन्होंने मिथक लोगों के दिमाग में घुसा दिया है कि आपके गांव पे गरीब हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप भुखमरी के शिकार हैं, आपके गांव में सड़क नहीं मिल रही, तो इसलिए नहीं हो रहा साहब ये विकास के काम कि हिंदू यूनाइटी नहीं है। ये भाषण देते हैं पब्लिक मीटिंग में, मैंने खुद सुने हुए। तो ये जो शर्म आती है, हम तो एज ए रिपोर्टर इनकी रैलियों में जाते थे, तो ये जो चीजें हैं इस देश में, जब तक ये जो जंजाल है, इस जंजाल से जब देश की आवाम बाहर नहीं निकलेगी और लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, लोग बात नहीं करेंगे और लोग इनसे सवाल नहीं करेंगे और मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा, जो जागरूक लोग, राजनीतिक दल सवाल नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग निरंकुश होंगे और ये लोग बेलगाम होते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये वक्त है कि लोग सामने आए, मीडिया सामने आए और जितने जागरूक लोग हैं सब सामने आए। इसमें न्यायपालिका की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जो रजिस्ट्रार है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थोड़ी काम करता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? पिछले 1 हफ्ते से डीएम साहब क्या मेहंदी लगा के बैठे हुए हैं? अगर डीएम साहब वो क्यों नहीं जांच का आदेश देते हैं कि अपने आप वो एफआईआर लॉन्च करें वो प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो यही फिलहाल इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी देखते हैं कि क्या आने वाले। जी